आज हम आपको कोई रेसिपी नहीं बताने वाले हैं, बल्कि फतेहपुर सीकरी और जोधाबाई के महल की सैर पर ले जाने वाले हैं। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। फतेहपुर सीकरी जाने के लिए बस या कार के जरिए आप जा सकते हैं। हमने यहाँ पर कार से जाने का फैसला किया। हमें वहाँ पर आगरा विकास प्राधिकरण की गुलिस्तान टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में काफ़ी बसें मुहैया हो जाती हैं, जिसके लिए टिकट महज पर पर्सन सिर्फ 30 रुपये लगती है। ये बस हमें अगले दरवाजे पर छोड़ देती है या तो फतेहपुर सीकरी दरगाह के पिछले दरवाजे पर उतार देती है। हमने यहाँ पर पिछले दरवाजे से जाने का फैसला किया। फतेहपुर सीकरी अगर आप कम सीढ़ियाँ चढ़ना चाहते हैं तो पिछले एंट्रेंस से जा सकते हैं, नहीं तो आगे के बुलंद दरवाजे से भी एंटर कर सकते हैं। ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये 52 सीढ़ी बनी हुई हैं, जिसे चढ़कर आप बुलंद दरवाजे तक पहुंच सकते हैं। बुलंद दरवाजे की ऊंचाई 175 फुट लंबी और 90 फीट चौड़ी है। ये बहुत ही ऊंचा दरवाज़ा है और इसे वर्ल्ड का बहुत बुलंद दरवाज़ा कहा जाता है। ये जो आप दाहिनी तरफ देख रहे हैं ये गरीबों का लंगर खाना है। यहाँ पर गरीबों को खाना दिया जाता था। ये फतेहपुर सीकरी 1527 में राणा सांगा के साथ अकबर ने जंग की जीत की खुशी में फतेहपुर सीकरी बसाया था। इस बुलंद दरवाजे पर दोनों तरफ कुरान की राइटिंग की गई है। इसकी सेम नकल वाइट और ब्लैक मार्बल से ताजमहल में शाहजहां ने करवाई थी। सबसे पहले बुलंद दरवाज़ा बना और उसके बाद 100 साल बाद ताजमहल की इमारत बनी। बुलंद दरवाजे से अंदर की तरफ रुख करने पर हमें सामने सलीमुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह नज़र आती है। अभी यहाँ पर रिपेयरिंग का काम चल रहा है। बादशाह अकबर ने अपने बेटे सलीम के पैदा होने के लिए यहाँ पर मन्नत मानी थी, जो कबूल हुई। इसलिए उन्होंने यहाँ पर सलीमुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का मकबरा तामीर किया। दरगाह के सामने की ओर मस्जिद है और इसके करीब ही इनके वंशजों की दफन की गई कब्रें हैं। दरगाह के पास में ही वज़ू करने के लिए एक हौज बना हुआ है, जिसमें नमाजी वज़ू करते हैं। ये दरगाह संगमरमर से बनी हुई बड़े बड़े पत्थरों को तराश कर बनाई हुई है। ये अपने आप में एक अद्भुत कला कारीगरी का नमूना है। आप जब भी आगरा आने की सोचें तो विंटर में ही आएं, क्योंकि गर्मी में यहाँ पर शिद्दत की गर्मी पड़ती है। तो आपको नवंबर या फरवरी के महीने में आना बेस्ट रहेगा। दरगाह के चारों ओर खुला मैदान है और ये जो सामने दिख रहा है ये बुलंद दरवाज़ा है, इसमें से हम एंट्री करते हैं और ये दरगाह है। आइए अब हम आपको इनके वंशजों की कब्र मुबारक की ज़ियारत कराते हैं। देखिए यहाँ पर इनके वंशजों को दफन किया गया है और इनके पूरे रिश्तेदारों की कब्र मुबारक यहाँ पर बना दी गई हैं। यहाँ पर बड़ी और छोटी हर साइज़ की कब्रें मौजूद हैं। जनाना मर्दाना कब्रें भी मौजूद हैं, जो अपने बीते हुए बरसों की गवाही देती हैं। दरगाह की ज़ियारत के बाद हमने जोधा के महल की तरफ रुख किया। जोधाबाई के महल का रास्ता इधर से शुरू होता है। अंदर जाकर एक बहुत बड़ा मैदान आता है और यहाँ से महल का एंट्रेंस शुरू होता है। ये महल की बनावट बिल्कुल राजपूतों के महल के जैसी ही की गई है। बादशाह अकबर ने अपनी हिंदू रानी जोधाबाई के लिए यह महल तैयार किया था, जो अपनी कला कारीगरी का एक अद्भुत नमूना है। ये जो सामने की तरफ आपको छोटा सा पौधा दिखाई देता है, ये तुलसी का पौधा है, जिस पे जोधाबाई पूजा किया करती थी। महल में जो झरोखे बने हुए हैं वो अपनी कला कारीगरी का एक अलग ही नमूना है। देखिए यहाँ पर पिलर पर कितनी अच्छी डिज़ाइन बनी हुई है, जो उस वक्त के कारीगरों ने अपने हाथों से बनाई हुई है। ये जो आप देख रहे हैं ये रानी जोधाबाई का महल हुआ करता था। ये बहुत बड़ा और आलीशान जगह है,
जिसे मैं बयान नहीं कर सकती। बहुत ही खुला हुआ और बहुत ही हवादार जगह है ये जो आप गेट देख रहे हैं, ये यहाँ पर महल में आने का रास्ता है, जो शहर से आने का रास्ता है। बादशाह अकबर यहाँ पर शहर से आया करते थे और इस गेट से महल में एंटर किया करते थे। यहाँ पर आगे जाने पर हमें बिरबल का महल दिखाई देता है, जहाँ पर बिरबल के महल और बाग में जाने की एंट्री होती है। बादशाह अकबर ने अपने 9 रत्नों में से एक बिरबल को ये महल उपहार में दिया था। इस महल के चारों ओर हिंदू संस्कृति की छाप दिखाई देती है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर कला कारीगरी की गई है। बादशाह अकबर सभी धर्मों को एक समान मानते थे और किसी में भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करते थे। इस महल के अंदर की ओर जाने पर एक कमरा और उसके अंदर दूसरा कमरा, इस तरह 4 कमरे बने हुए हैं। इसके ऊपर भी सेम 4 कमरे बने हुए हैं और इसके ऊपर छत पर एक कमरा बना हुआ है। इसमें लगे हुए बड़े बड़े लाल पत्थर पर बारीक नक्शे काम किया गया है, जो उस वक्त के कला कारीगरी का अद्भुत नमूना पेश करता है। इसके ऊपर सीलिंग पर भी अलग डिज़ाइन तैयार की गई है। इसके सभी दरवाज़ों पर बहुत ही अच्छा नक्शे काम किया गया है और इसमें चारों कमरों के अंदर जाने का एक ही रास्ता है, जो सभी कमरों के अंदर खुलता है। ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं, जो प्रशासन ने लॉक कर दिया है, यहाँ पर ऊपर जाने का रास्ता हुआ करता था, जो ऊपरी मंजिल की ओर जाता था। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये बादशाह अकबर के सैनिकों के घोड़े बांधने की जगह है, जिसे अस्तबल भी कहा जाता है। यहाँ पर भी ऊपर जाने का रास्ता प्रशासन ने बंद कर दिया है। अंदर जाने पर जो आप यहाँ पर छोटे छोटे गोल राउंड देख रहे हैं, वहाँ पर घोड़े की रस्सी बांधी जाती थी और यहाँ पर घोड़ों को रखा जाता था। और ये जो स्क्वायर खाने देख रहे हैं, उस पर घोड़ों का खाना रखा जाता था। यानी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सेना के कितने घोड़े रहते होंगे। ये पूरा एक अस्तबल हुआ करता था। ये जगह आप जो देख रहे हैं, इसे पंचमहल कहा जाता है और इसके ऊपर जो छतरी बनी हुई है, वहाँ पर रानी बैठा करती थी और उसके नीचे दूसरी रानी बैठा करती थी और यहाँ से बाग में से ठंडी हवाएं आया करती थी। इस बाग में गुलाब के फूल हुआ करते थे, जो इस महल को खुशबू दिया करते थे। इसके नीचे बने हुए पत्थरों पर वास्तुकला का नमूना दिखाई देता है। यहीं पर एक तरफ बादशाह और बेगम का बेडरूम बना हुआ है। ये बहुत ही बड़ा है। इसके ऊपर जाने को प्रशासन ने रोक लगा दी है और दरवाजे लॉक कर रखे हैं। ये बहुत ही बड़ा कमरा है और हवादार है। ये जो सामने आपको इमारत दिखाई दे रही है, ये अकबर का कॉन्फ्रेंस हॉल हुआ करता था और इसमें बैठकर वो मीटिंग किया करते थे। आइए अब हम आपको अंदर से इसको दिखाते हैं। यहाँ पर मीटिंग करने वाले लोग ऊपर बैठते थे। ये जो बीच का बड़ा हिस्सा है, वहाँ पर बादशाह अकबर, और ये जो किनारियाँ बनी हुई है, यहाँ पर इनके मंत्री बैठा करते थे। यानी ये उस वक्त का पार्लियामेंट हाउस हुआ करता था। यहाँ पर आपको कई तरह के कारीगरी के नमूने दिखाई देंगे। यहाँ पर प्रशासन ने कांच की दीवार बना दी है, जिससे कि अब ये पुराना हो चुका है, जिससे लोग आगे न जाने पाएँ। ये डिज़ाइन भी कला कारीगरी का एक अद्भुत नमूना है। ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर बैठकर अकबर गरीबों में दान दिया करते थे और सामने की तरफ जो स्टेज दिख रहा है, वहाँ पर वो बैठा करते थे। ये जो आप टैंक देख रहे हैं, ये इसलिए बनवाया गया था कि जब पानी की तंगी हो तब इसमें पानी भरकर
बाद के दिनों के लिए यूज़ किया जाए। ये जो बाग नुमा जगह देख रहे हैं, इसे दीवाने आम कहा जाता है। यहाँ पर बैठकर अकबर अपने प्रजा की फरियाद सुना करते थे और इंसाफ किया करते थे। ये काफ़ी बड़ी जगह में गार्डन बना हुआ है। यहाँ पर बोर्ड पर कई जगहों पर ब्रेन लिपि से लिखा गया है, जिससे कि ब्लाइंड लोग यहाँ की हिस्ट्री जान सकें। ये जो आप ज़मीन पर डिज़ाइन देख रहे हैं, इसे चौसर कहा जाता है। ये खेल बादशाह और रानी यहाँ पर जो बेंच बनी हुई है, उस पर बैठकर खेला करते थे। इस डिज़ाइन पर गोटियाँ नहीं पर दासियाँ खड़ा हुआ करती थीं और जब चाल चली जाती थी तब दासी इसमें डांस करके अगले खाने में चला करती थीं। ये जो आप महल देख रहे हैं, ये बादशाह अकबर की बेगम रुकैया बेगम का महल हुआ करता था। इसे शीश महल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें शीशे लगे हुए थे और उसमें हीरे मोती जड़े हुए थे, जिसे अंग्रेज अपने साथ ले गए। भारत को यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता। रुकैया बेगम का ये महल कला कारीगरी का एक उत्कृष्ट नमूना है, जिसे आप खुद ही देख सकते हैं। इसके पीछे की ओर एक बागीचा बना हुआ है, जो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। इसके करीब में ही एक तालाब बना हुआ है, जिसे अनूप तालाब कहा जाता है। इसमें जाने के लिए 4 रास्ते बने हुए हैं। इसके अंदर चारों तरफ से जाया जाता है। कहा जाता है कि जब पानी की तंगी हुई थी, तब तानसेन ने यहाँ पर बैठकर राग आलापा था, जिससे कि बारिश हुई थी और ये तालाब पूरा भर गया था। पास ही में एक कुंड जैसा स्विमिंग पूल बना हुआ है, जिसमें बादशाह नहाया करते थे। देखिए, ये अंदर से बिल्कुल गोलाकार है। इसमें बैठकर बादशाह नहाया करते थे और इसके करीब में ही इसके पानी के जाने की व्यवस्था की गई है, जिसे हम आज के दौर का बाथरूम कह सकते हैं या स्नान घर कह सकते हैं। ये जो आप बंद दरवाजे देख रहे हैं, ये जोधाबाई का किचन हुआ करता था। जोधाबाई ने अकबर से अपने लिए अलग किचन की सिफारिश की थी, तो बादशाह अकबर ने उन्हें अलग रसोई घर बनवा कर दिया था। देखिए, ये अंदर से ऐसा दिखता है। प्रशासन ने यहाँ पर भी जाने को रोक लगा दी है। इसके बाहर की तरफ खुला हुआ कमरा है और यहाँ पर राजा भोजन किया करते थे। इस तरह से हमारा जोधाबाई का महल और फतेहपुर सीकरी का व्लॉग खत्म होता है और हम अब आगरा की तरफ लौट चुके हैं। अब हम आपको अगले व्लॉग में ताजमहल की सैर कराएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा और आपको आने वाला व्लॉग भी ज़रूर पसंद आएगा। तब तक के लिए अलविदा।